इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान के विकास का जो है संक्षिप्त विवरण को देखते हैं, यानी संविधान का विकास का जो क्रम था उस क्रम को पढ़ते हैं, जिसमें आता है पहला जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये इसके द्वारा क्या क्या भारत में हुआ था और क्या क्या जरूरी था जो कि हमारे संविधान को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। तो जिसमें से आता है कि सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। एग्जाम में क्वेश्चन आप सेट भी बनाए होंगे तो आया भी होगा। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। कब हुआ था? एक साल बाद जाके हुआ था, 74 में। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन बनता है कि जब यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ है तो उसका कोई ना कोई न्यायाधीश होंगे, यानी पहले तो मुख्य न्यायाधीश। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्वप्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे जो है इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और इसके मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे। वो 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? सुन लीजिए बढ़िया से, अब चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ऐसे नाम याद रखना है, एक क्रम में याद रखिएगा। चेस्टर, लिनेस्टर, हाइड। आपको एग्जाम में ऑप्शन से टिक करना है, तो चेस्टर, लिनेस्टर, हाइड करके याद रखिएगा। पूरा नाम ऐसे सही में होता है चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, ये 3 हो गया। आगे हम चलते हैं। इसी में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है यानी कि गवर्नर के रूप में कौन थे उस समय? वारेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर के रूप में, जो कि बंगाल का गवर्नर के रूप में। अब आपको पहले ये बताना है कि सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर बनने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। बंगाल के गवर्नर बनने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव, जो कि रॉबर्ट क्लाइव जो है पहली बार कब बना था? पहली बार 57 से 60 तक रहा है। प्लासी की लड़ाई के बाद वही बने थे 57 से 60 तक। और उसके बाद जो बने थे कब? तो 1765 में दूसरी बार बने थे। और यही रॉबर्ट क्लाइव थे जो 1765 में आए थे तो बंगाल में द्वैध शासन को लागू करने का काम किया है। किसको? बंगाल में द्वैध शासन को लागू करने का काम कौन किया है? रॉबर्ट क्लाइव किया है। कब किया था? 1765 में किया था। एक क्वेश्चन बनता है कि द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को। ध्यान से सुनिएगा, द्वैध शासन का जनक जो है लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। ठीक है, और बंगाल में कब द्वैध शासन को लागू किया गया? 1765 में। अब क्वेश्चन बनता है जब लागू किया गया तो इस चीज को कोई ना कोई हटाने का काम किया होगा। तो बंगाल से द्वैध शासन को हटाने का काम कौन किया है? तो बॉसे बंगाल, बॉसे वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि जो है बॉसे 72। ध्यान रखना है 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल से जो है द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। कब? 1772 में। ध्यान रहेगा इतना तक। चलिए आगे इसी में समझिएगा। ये वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के प्रथम बंगाल के गवर्नर के साथ साथ इसी बीच में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और वारेन हेस्टिंग्स जो है 1772 में बंगाल के गवर्नर के रूप में शपथ लेते हैं। किसमें? बंगाल के गवर्नर के रूप में। और बंगाल का पहला गवर्नर के रूप में बताया रॉबर्ट क्लाइव। और आगे चल के 1772 में आते हैं वारेन हेस्टिंग्स। और 72 में आते हैं एक साल बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और पहला व्यक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति कौन हुए? वारेन हेस्टिंग्स, जो 73 के एक्ट के तहत 74 से 85 तक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहे। ध्यान रखना है कब तक रहे हैं? 74 से 85। अगर पूरा पूछा जाए वारेन हेस्टिंग्स का पीरियड यानी कब से कब तक है, तो 1772 से लेकर 85 तक है। बट आपको इधर क्या है कि 2 साल के बाद जो 2 साल तक तो ये गवर्नर के रूप में रहे, आगे फिर गवर्नर जनरल बन गए थे। यहां तक क्लियर हुआ होगा। इसके तहत आपको बताना है, इसी के साथ साथ जो है आगे आता है 73 के एक्ट के बाद आता है 1781 का पहले। ठीक है, 1781 का एक्ट आता है जिसे नाम दिया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट करने का मतलब ही आप समझ रहे होंगे क्या होता है कि कोई भी चीज अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित कर देना। सेटलमेंट का मतलब तो यही होता है। तो एक्ट पूछा जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है कब आया था और किस लिए आया था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781 में आया था। किस लिए आया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए आया था। ठीक है, ये समझ रहे होंगे। आगे 81 के बाद आता है 1784 का एक्ट आता है। और इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा ही जो है दोहरे प्रशासन का प्रारंभ होता है। यानी दोहरे प्रशासन की नीति कब प्रारंभ हुआ है? 1784 में। और 1784 का जो एक्ट आया था इसका नाम दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। और जिसके तहत जो है दोहरे प्रशासन का काम क्या हुआ? तो एक हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, अब दोनों का काम अलग अलग होता है। तो बोर्ड
ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था कि जो है कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखरेख करना। कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखरेख कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होता था उसका काम था राजनीतिक मामलों को देखना। ठीक है, तो राजनीतिक मामला समझ रहे होंगे और व्यापारिक मामला समझ रहे होंगे। डायरेक्टर का काम होता है, देखिए किसी भी संस्था का डायरेक्टर क्या होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है किसी से, पैसा से। मेरी बात को समझिएगा, किसी भी संस्था का डायरेक्टर होता है उसको क्या चीज से मतलब रहता है कि हमारे यहाँ जो भी टीचर है वो काम करे, जो पैसा है उस पैसा को हम सब में बांटे या फिर उसके पास आना चाहिए। तो पैसा, इसका मतलब क्या हुआ? व्यापार ही ना हुआ। तो सीधा सीधा समझिएगा, व्यापारिक मामला को कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। कंट्रोलर का क्या काम होता है? उसको कंट्रोल करने का। तो कंट्रोल करने के लिए राजनीति थोड़ा बहुत करना जरूरी होता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम क्या होगा? राजनीतिक मामलों को जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखता था। क्वेश्चन कितना क्वेश्चन बचा हुआ है? जाइए ना, बुढ़िया का विकास जी निकाल देंगे, छोड़ दीजिए। एक ही है ना? एक ही है विकास। राजीव जी एक जिरॉक्स करके रख दीजिएगा ऑफिस में, जाइए तो। चलिए आगे करते हैं, कंटिन्यू। तो ये समझेंगे 1784 का एक्ट का क्या था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 1793 का एक्ट, चार्टर अधिनियम। 1793 में जो चार्टर अधिनियम आया है, इसके द्वारा जो है नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन जो है ये भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई। यानी पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था उसको जो है ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के द्वारा जो है उसको जो है मतलब वेतन भत्ता दिया जाता था। लेकिन 1793 का चार्टर अधिनियम आया, उसके तहत क्या हुआ? भारतीयों के राजस्व से जो है वेतन भत्ता उस लोगों को दिया जाने लग गया। आगे फिर आता है, इसके बाद आता है 20 साल के बाद आता है 93 में 20 जोड़ते हैं 1813। और 1813 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या क्या है इसमें बताना है इस चीजों को। तो सबसे पहले क्या हुआ? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है भारत के साथ यानी जो है ब्रिटेन के साथ जो है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है चाय और चीनी के व्यापार को एकाधिकार को जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। किसके? चाय और चीनी के व्यापार के एकाधिकार को जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा लिया गया। बाकी सभी व्यापार को जो है समाप्त कर दिया गया था। कब? 1813 के चार्टर एक्ट। पूछा जाता है ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है व्यापार को पूर्णतः कब प्रतिबंध यानी बाधित कर दिया गया? तो 1833, क्योंकि 20 साल तक तो रहा चाय चीनी। ठीक है, और चाय चीनी के अलावा बाकी सबको प्रतिबंधित कब किया गया था? 1813। अब इसके साथ एक आता है ईसाई मिशनरियों का आगमन जी, यानी ईसाई मिशनरियों यानी ईसाई पुजारियों पादरियों जो थे उसका आगमन भारत कब हुआ था? वो 1813 में। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही मिला था। इसके बाद आता है एक भारतीयों के लिए जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपया का जो है बैग का यानी खर्च करने का 1 साल में दिया गया था। बजट में शामिल किया गया था 1 लाख रुपया 1 साल के लिए। ये किस एक्ट के तहत है? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही है। इसके बाद आता है अगला 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसके तहत तो पहला काम बता ही दिए कि जो है चाय यानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 33 के एक्ट के तहत। इसके साथ साथ जो है बंबई तथा मद्रास परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों का जो है यानी शक्ति जो दिया गया था बंबई और मद्रास, जो कि मद्रास अभी वर्तमान में चेन्नई कहलाता है, तो बंबई और मद्रास को जो है यानी शक्ति जो दिया गया था उस शक्तियों को जो है क्या किया गया? वापस ले यानी विधि निर्माण करने का जो शक्ति था उसको वापस लेने का काम कब किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही समाप्त किया गया था। इसके साथ साथ जो है और जो है जब 1833 में जो है जब कंपनी ये जो मतलब व्यापारिक मामला को जो है यानी पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया यानी समाप्त कर दिया, तो इसके बाद क्या हो जाता है? तो कंपनी का सिर्फ और सिर्फ काम रह जाता है ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है यानी किस एक्ट के बाद जो है ब्रिटिश कंपनियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही जो मतलब लक्ष्य रहता है कि हमें भारत पर शासन करना है, तो वो 1833 के चार्टर है। क्योंकि उससे पहले तक का था इसका मेन मोटो था कि हमें व्यापार करना है, और 1833 के बाद इसका लक्ष्य हो जाता है क्या? हमें भारत पर शासन करना है। तो शासन का नींव कब से? 1833 के चार्टर एक्ट से। आगे बताना है आपको 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही जो है मैकाले कमीशन की जो है अनुशंसा पे, ठीक है, और लॉर्ड मैकाले के द्वारा, तो ये जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले समिति की, क्या बोल रहे हैं? बुक का पेज नंबर, ये इंडियन पॉलिटी का पहला जो है पहला पेज है भारतीय संविधान का। ठीक है, पेज नंबर 208 हो जाएगा। ठीक है,
कोई बात नहीं, आप इस पे सिर्फ कॉन्शियस होकर सुन लीजिए, घर पे जाके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं इसमें क्या था। हाँ, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। प्रथम विधि पूछा जाता है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब? 1834। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। पूछा जाता है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण जो है कब किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही जो है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। और इसी के तहत जो है ना वर्गीकरण किया गया, तब ना आगे चल के जो विधि आयोग का स्थापना किया गया, ठीक है। आगे बताना है अब आपको 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। और 1853 के चार्टर अधिनियम की बात यदि हम करें तो इसके तहत जो है मैकाले समिति का गठन किया गया था 1854 में, जिसे चार्ल्स वुड रिसर्च कमेटी भी कहा जाता है, यानी चार्ल्स वुड का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो किसके संबंधित है? शिक्षा से। और इसी चार्ल्स वुड के सिद्धांत को जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? किसके सिद्धांत को? वुड के सिद्धांत को, यानी कहीं कहीं पे सीधा वुड के सिद्धांत भी लिखा हुआ रहता है, और इन्हीं का पूरा नाम था चार्ल्स वुड के सिद्धांत, ठीक है। कब? तो 1854 में आया था, 1853 के एक्ट के तहत जो है। आगे आपको बताना है, आगे आता है 1858 का भारत परिषद अधिनियम। और 1858 के भारत परिषद अधिनियम लाने का एक तत्कालिक कारण भी होता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। और ये जो है किस तिथि को जो है प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गया था, ठीक है। जो कि 8 मंगल पांडे को फांसी कब हुआ था? 8 अप्रैल, ठीक है। 57 नहीं होगा, 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुआ था। 1 महीना 2 रोज लग गया था, यानी इसे क्रांति में बदलने में, ठीक है। तो यह समझ लीजिए, यानी दिल्ली से मेरठ तक आने में, ठीक। आगे आपको बताना है 1858 के तहत ही जो है ब्रिटिश संसद का, यानी जो है, यानी कहने का मतलब जो वायसराय गवर्नर जनरल के हाथों में जो शासन करने जो सौंपा गया था, उस चीजों को जो है समाप्त करके किसके हाथों सौंपा गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया था? 1858 में। अब पूछा जाता है उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। और क्या होता है लॉर्ड कैनिंग के समय में ही ये 1833 का बीच में चार्टर अधिनियम आता है, 1833 वाला बताया है ना। उसके तहत क्या होता है, ये बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे कौन? वारेन हेस्टिंग्स बने थे, ध्यान होगा। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल, पहले सुन लीजिए मेरी बात को, पहले भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही है, ध्यान रखना है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 तक रहे हैं। और इसी बीच में 33 का एक्ट आता है, जिसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया है। और पहला व्यक्ति कौन हो गया? विलियम बेंटिक। और अब ये भारत के गवर्नर जनरल अभी है। और 1858 के अधिनियम के तहत ही जो क्या होता है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जो है भारत का वायसराय कर दिया जाता है। और भारत के वायसराय बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग होते हैं। और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही जो महारानी का यानी घोषणा जो होती है, उस घोषणा पत्र को पढ़ा जाता है, जो कि कब पढ़ा जाता है? 1 नवंबर 1858 को। कब? 1 नवंबर 1858 को। कहां में पढ़ा जाता है? इलाहाबाद में पढ़ा जाता है, ठीक है। डेट में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, वही डेट बोला जाएगा जो कॉन्फर्म होंगे। जहां पे कुछ दिक्कत होती है मुझे खुद पता चल जाता है कि गलत हो रहा है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। आगे बताना है आपको। 1858 हो गया ये। इसके तहत जो है 1858 के तहत पूछा जाता है मुगल पद के जो है, यानी मुगल साम्राज्य के, यानी कि जो है पद जो होता है राजा का पद, यानी ठीक है, उसको कब समाप्त किया गया था? किस अधिनियम के तहत? 1858 के तहत ही समाप्त कर दिया गया था। और इसी के तहत जो है बहादुर शाह जफर, यानी जो जिसे द्वितीय भी कहा जाता है, जो मुगल शासक उस समय थे, उन्हें कहाँ निर्वासित कर दिया जाता है? रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। और उन्हें पेंशन के रूप में जो है पेंशन भोगी बना दिया जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है यानी मुगल पद को जो है समाप्त कर देने का काम कर दिया गया। आगे बताना है आपको। और भारत में जो है संचालन के लिए, यानी जो है शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में जो है एक सदस्य के रूप में, जिसमें भारत के राज्य सचिव का पद जो है सृजन किया जाता है।
पहले मेरी बात को सुनिए ध्यान से, ठीक है। हम अभी बोले आपको कि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा घुमा के कि जो है भारत के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि 1858 के अधिनियम के तहत क्या होता है कि वायसराय के हाथ से इस पावर को ले लिया जाता है और क्या करता है ब्रिटिश क्राउन अपने द्वारा खुद समर्पित, मतलब उस चीज को देखते हैं, ब्रिटिश क्राउन के हाथ चला जाता है। तो अब आपको ये बात बताना है कि इसके लिए जो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में जो है एक पद का गठन किया जाता है, जिस पद का नाम होता है राज्य सचिव, यानी भारत के राज्य सचिव। और भारत के राज्य सचिव यानी पद का जो है गठन कब किया गया था? 1858। इसी सचिव के पद को जो आप पढ़ रहे हैं मार्ले मिंटो सुधार पढ़ने को मिलता होगा, उसमें पूछा जाता है कि लॉर्ड मार्ले कौन थे। तो वो उस समय 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उसमें भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले। इसी तरह से आपको पढ़ने को मिलता होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसमें मॉन्टेग्यू कौन थे? वही राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड तो उस समय यहाँ के वायसराय के रूप में काम करते थे, ठीक है। यही हो गया राज्य सचिव का पद कब से सृजित किया गया था? 1858 से सृजित किया गया था। आगे आपको बताना है और भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? हम क्या पूछे हम क्वेश्चन क्या पूछे हैं? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहाँ जा रहे हैं? लॉर्ड कैनिंग ना होगा, मेरी बात को सुनिएगा। हम क्या अभी जस्ट बताए थे, हम बताए थे कि जब वायसराय का नाम आया उससे पहले तो भारत का गवर्नर जनरल था। तो भारत का गवर्नर जनरल जो कौन समाप्त हुआ, यानी पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग, एक बार में कहते, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की यदि बात करें प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो श्री राजगोपालचारी, और स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तब जाके लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर अंतिम भी बोलेंगे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही होंगे, अगर उसमें भारतीय लगे तो श्री राजगोपालचारी होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अब आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का जो है विस्तार किया जाता है और इसी के तहत जो है विभागीय प्रणाली की शुरुआत की जाती है, जिसे पोर्टफोलियो प्रणाली कहते हैं, ठीक है। विभागीय प्रणाली कब शुरुआत हुई थी? 1861 के अधिनियम के तहत ही हुआ था, जो किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। और इसी के तहत जो है अभी जो देख यानी वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अधिनियम के तहत है? 1861 के अधिनियम के तहत ही जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। और इसके आगे क्या होता है तो जो है अभी वर्तमान में देख रहे हैं भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त है? जी, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है, जो कि भारत के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग करते हैं? अनुच्छेद 127 के अकॉर्डिंग। और एक और पद होता है जिस पद को जो है अध्यादेश जारी करने का शक्ति है, वो राज्यपाल। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 213 के अकॉर्डिंग जो अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डर, यानी ऑर्डिनेंस की बात करते हैं। ऑर्डिनेंस होता है यानी ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर में 1, 2, 3 होता है ना, तो राष्ट्रपति 1, 2, 3 यानी अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करते हैं। और राज्यपाल इसी को जो है राज्यपाल यानी स्टेट में आ गया तो 2, 1, 3 हो जाता है, ठीक है। 2, 1, 3 यानी 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। हाँ, 123 और 213, ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको। जो पूछा जाता है कि जो है आईपीसी इंडियन पैनल कोड जो है इसका गठन यानी निर्माण कब हुआ था? 1860 में ही हुआ है, ठीक है। 1860 में आईपीसी इंडियन पैनल कोड। आगे आपको बताना है कि जो है 1862 में जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है 3 जिसमें भारतीयों जो है बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया था। ये पूछा जाता है 1862 में जो है कितने को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया था? 3 व्यक्तियों को किया गया था, जो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। जो कि किसको तो पहला से बनारस के राजा थे, दूसरा की बात करते पटियाला के महाराजा, और तीसरा की बात करते सर दिनकर राव को जो है विधान परिषद में मनोनीत करने का काम किया है। आगे आपको बताना है, आगे आता है 1873 का जो है अधिनियम आता है। और ये 1873 का अधिनियम एक ही चीज के कारण इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग
कब किया गया था? तो सुन लीजिए मेरी बात को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है औपचारिक रूप से भंग करने का काम जो है 1 जनवरी 1884 को किया गया था, जो कि 1873 के एक्ट के तहत, नहीं 1873 के सीधे अधिनियम के तहत है, रेगुलेटिंग नहीं है। 1873 के अधिनियम के तहत जो है 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है एक 1876 का अधिनियम आता है। 1876 के अधिनियम का नाम क्या है? इसे शाही उपाधि अधिनियम कहा जाता है। शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत आता है और इसके तहत जो है बताते हैं, शाही उपाधि अधिनियम इसी के तहत जो है महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सामग्री घोषित की गई थी। एक इसमें क्वेश्चन फंसाता है, भारत की सामग्री नियुक्त और घोषणा दोनों दो चीज होता है। नियुक्ति की बात करते हैं तो 1858 के अधिनियम के तहत हो जाएगा और भारत की सामग्री घोषित करने की बात आ जाएगी तो 1876 हो जाएगा। ठीक है, 1876 के उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम के तहत 1877 में महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सामग्री घोषित कर दी गई थी। हाँ, 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा जो है महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सामग्री घोषित कर दी गई। 1858 एक ही चीज है, अब एक ही चीज है, एक्ट का हिंदी अधिनियम होता है जी। नहीं, अभी आप बोले थे रेगुलेटिंग एक्ट, हम रेगुलेटिंग उसमें आ जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट अलग चीज होगा, रेगुलेटिंग नहीं लगेगा यहाँ पर। यहाँ सीधा 1873 का एक्ट है यानी अधिनियम है और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो। ठीक है, आगे आपको बताना है। अब आगे आता है 1892 का जो है भारत परिषद अधिनियम आता है और 1892 का भारत परिषद अधिनियम इम्पोर्टेंट, देखिए इसमें बहुत सारा बात लिखा हुआ है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज को बता रहे हैं। तो 1892 के अधिनियम के तहत इम्पोर्टेंट क्या है, तो 92 से बजट, यानी बजट पर से बहस भी होता है, यानी बजट पर बहस करने का अधिकार जो है भारतीयों को कब दिया गया था, तो 1892 के अधिनियम के तहत दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं अभी तक जितना भी बात बताया थोड़ा थोड़ा जरूर ध्यान में रहा होगा। ठीक है, आगे बताइएगा। 1892 से इंपोर्टेंट यही था। इसके साथ साथ अगला बताना है, इसके द्वारा जो है राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर जो है बहस करने का अधिकार तो भी जस्ट बता दिए और प्रश्न पूछने की भी दिया गया। और 1892 के अधिनियम के तहत ही जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यानी पूछा जाता है सबसे पहले जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब किया गया था, 1892 के अधिनियम के तहत। इससे रिलेटेड दो बातें ध्यान में रखना है, पहला तो अप्रत्यक्ष चुनाव की बात, दूसरी बात बजट पर बहस करने की बात जो है, यानी भारतीयों को अधिकार मिल गया था। यानी जो अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये अधिकार क्यों नहीं मिला मुझे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है और 1909 के भारत परिषद अधिनियम का अन्य नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्या, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। और मार्ले मिंटो सुधार यानी सांप्रदायिक जो है, सुन लीजिए, सांप्रदायिक निर्वाचन की, सांप्रदायिक पंचायत नहीं करेंगे, वो सांप्रदायिक पंचायत की बात करेंगे तो 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषणा किया गया था सांप्रदायिक पंचायत की। ठीक है, लेकिन अभी पे क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की तो सबसे पहले कब हुआ था, 1909 के अधिनियम के तहत है। और सबसे पहले मुस्लिमों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के अधिनियम के द्वारा मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 1906 की बात करते तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खां के द्वारा जो है, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। और कहीं कहीं एक ही साथ दोनों का नाम देता है, मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ठीक है, तो 1906 हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए आगे पूछा जाता है ये कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे बताना है आपको। और इस जो है सबसे पहले जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद की जो है प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे, जी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की बात करते हैं, वो 1909 में बने थे, 9 के तहत बने थे। ठीक है, चलिए आगे बताना है आपको। भारत में जो है ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से जो है सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था, 1909 था सबसे कम समय तक चलने वाला, क्योंकि सब जो है लगभग 20 साल तक देता था, तो ये 1909 से सीधे 1919 में बदल जाता है, यानी 10 साल में ही समाप्त हो जाता है। इसलिए सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था, 1909 का अधिनियम था। और आगे चल के 1919 का अधिनियम आता है और 1919 के अधिनियम के तहत क्या होता है,
जिसे अन्य नाम देते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। और पूछा जाता है केंद्र में जो है द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत? तो ये ध्यान रखना है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत। आगे आपसे पूछा ये भी बात जा सकता है कि जो है केंद्र में द्विसदनात्मक, ये हो गया। प्रांतों में द्वैध शासन की जो है नींव 19 प्रांतों में द्वैध शासन की बात करते हैं 1919, और केंद्र में द्वैध शासन की बात करेंगे 1935। अब आपको एक फंसाता क्या है कि प्रांतीय स्वायत्तता की बात जो है 1935 हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता की बात करते हैं क्योंकि प्रांत वाला सभी लोग को लगता है कि 1919 ही होगा, ठीक है, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन तो 1919 है, तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की जाती है तो वो 1935 हो जाता है, दोनों उलट जाता है, ठीक है, प्रांतीय, ठीक है। आगे बताना है आपको, अभी थोड़ा देर पहले ही पूछे थे प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था, और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? लियोनार्ड कार्टियस को माना जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है इस योजना के तहत ही जो है 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, यानी जो है प्रांतीय विषयों को 2 वर्ग में विभाजित किया गया था, जिसमें 2 वर्ग में एक आरक्षित था, दूसरा हस्तांतरित था, ठीक है। आगे अब आता है कि भारत के सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में जो है महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। यानी किस अधिनियम के तहत जो है भारत के सचिव को अधिकार दिया गया था कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो 1919 ही होगा, ठीक है। आगे आपको बताना है किस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश और भारत, यानी जो है ब्रिटेन और भारत में एक साथ जो है सिविल सेवा परीक्षा करने का बात की गई थी। तो 1919 के तहत ही जो है 1922, मेरी बात को सुनिएगा, 1922 में भारत और इंग्लैंड में एक साथ एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो कि सिविल सेवा के लिए एक साथ कब हुआ था? 1922 में हुआ था। अब एक आयोग बताए थे जिसका नाम क्या बताए थे? एचिंसन आयोग है, ठीक है, एचिंसन आयोग है। और एचिंसन आयोग का कहना ये किस लिए आया था? इसका कहना था कि भारत और इंग्लैंड में यदि जो है एक साथ जो है, ये कहने का मतलब जो है सिविल सेवा के लिए परीक्षा न हो, नहीं करने की बात करने के लिए कौन आया था? एचिंसन आयोग आया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चल के जो है ये जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात जो है 1919 के अधिनियम के तहत ही की गई है। किसका बात? लोक सेवा आयोग की बात की गई है। कब, किसके तहत? जो है 1919 के तहत। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1926 में किया गया था। किस कमीशन के सिफारिश पर? ली कमीशन के सिफारिश पर। और ली कमीशन का गठन कब होता है? 1923-24 में गठन होता है। 1923-24 में जो है ली कमीशन का गठन होता है, और इसी के तहत 1926 में जो है इसका स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसके बाद आते हैं आगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात 1919 की कर रहे थे, तो पूछा जाता है 1919 में जो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहां जा रहे? पामस्टन की बात करते हैं, 1857 की क्रांति के समय था वो, ये जॉर्ज लॉयड है, ठीक है। तो 1919 के यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के समय जो है कौन थे? तो जॉर्ज लॉयड थे, ठीक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। आगे आपको बताना है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब? 1919 के नियम के तहत ही मिला था महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार, ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था ये किस पर आधारित था? हाँ, 1919 का रिपोर्ट वो 1919 के रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए वो साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और साइमन कमीशन का गठन जो है कब किया गया था? तो 27 में किया गया था, 8 नवंबर 1927 को, ठीक है। हाँ, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन की नियुक्ति इसलिए किया गया था कि उससे पहले 1919 का भारत परिषद अधिनियम का जो है आंकना है कि जो इसके तहत जितने चीजों को लागू किया गया इसका क्या प्रभाव रहा, क्या इफेक्ट रहा, क्या इसका नेगेटिव था, क्या पॉजिटिव था, इस बातों को जांचने के लिए साइमन कमीशन आया था। और इसलिए जो है कहने का मतलब यह था कि अगर सब कुछ सही रहा होगा इस चीज को और थोड़ा जोर शोर से हम लोग लागू करेंगे, यानी उसी पे काम करेंगे। तो इसीलिए साइमन कमीशन का जो है भारतीयों के द्वारा जो है विरोध किया गया था पूरी तरह से। और विरोध करने का एक और कारण था कि उसमें कितने सदस्य था? 7 सदस्य था, और सभी के सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। इसीलिए, ठीक है, क्या हुआ?
कुछ बोल रहे थे, बोलिए बोलिए। हाँ, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस कारण से जो है इसका विरोध हुआ था। और साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण ही दौरान ही किस व्यक्ति का मृत्यु हो गया था? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। कहाँ में हो गया था? लाहौर में हो गया था। सही है, लॉ से लाठी, लॉ से लाहौर और लॉ से लाला लाजपत राय, तीनों एक ही चीज से आता है। क्या हुआ? पंजाब का शेर लाला लाजपत राय। ठीक है, उतना देखिए लेकिन ये है ना के हिसाब से पंजाब का टैगोर कहा जाता है, समझे? चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डाउट जहां वो पूछ सकते हैं बेहिचक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी बता रहे तो साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है, यानी भारतीय को विरोध के बावजूद भी जो है 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था, जो कि 27 मई 1930 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इससे रिलेटेड 3 डेट बताया आप सभी को। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को, भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को, और अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 8 तारीख। 1 मिनट रुकिएगा, हम बताते हैं, गलत उल्टा हो गया है। 8 मई, ठीक है, 1927 को इसका गठन ही हुआ था। और लास्ट में बता रहे हैं ना, बता रहे हैं 8 मई, नहीं सुन लीजिए, हाँ 8 नवंबर, ठीक है, नहीं नवंबर होगा, डेट गलत, डेट 27 बोला गया था। 8 नवंबर 1927 को, जो पहली बार सही बोले थे हम, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ। भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को, और अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 8 तारीख 27 मई 1930 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इसको हम देखिए, एक लॉजिक में याद है, गलत भी होगा तो अपने आप पता चल रहा है कि गलत हो रहा है। 8 तारीख 24 में 3 जोड़ते हैं 27 होता है, 27 में 3 जोड़ते हैं फिर 30 भी हो जाता है। तो 8 तारीख 24 3 27, यानी कहने का मतलब जो है कि 27 मई 1930 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और इसी के रिपोर्ट पर आधारित आगे चलकर 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। तो पूछा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 किसके रिपोर्ट पर आधारित था? तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर ही आधारित था। और इसी के तहत आपको अभी जस्ट बताए थे, प्रांतीय स्वायत्तता की बात जो है किसके तहत किया गया है? तो हाँ, 1935 के अधिनियम के तहत ही है। केंद्र में द्वैध शासन की बात जो है 1935 के अधिनियम के तहत ही की गई है। और 1935 के अधिनियम को जो है संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ब्लूप्रिंट कहा जाता है क्योंकि संविधान के जो है अधिकांशतः भाग जो है 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। और 1935 के अधिनियम में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 10 अनुसूची थी, 10 अनुसूची और कितना अनुच्छेद था? 321 होगा ना, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी, इसमें सम्मिलित थी। ठीक है, क्या हो? हाँ, तो वो जो है बिना मतलब कहने का मतलब जो है एक ऐसा इंजन जो है, मतलब जिसमें एक ऐसा कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। 1935 के अधिनियम को ही कहा गया था। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा गया? क्रिप्स मिशन को कहा गया। कुछ बोल देते हैं, ठीक है, वो गांधी जी के द्वारा कहा गया था। क्रिप्स मिशन को कहा गया था कि एक ऐसा चेक जिसकी जो है मतलब तिथि, अग्रिम तिथि से भुगतान हो चुकी है, यानी पोस्ट डेटेड चेक इसी को बोलते हैं। ठीक है, और 1935 के अधिनियम के तहत ही जो है भारत से बर्मा को अलग किया गया था 1937 में। ठीक है, पहली बार जो है संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत। बात को सिर्फ ध्यान से सुनते जाइएगा। पहली बार जो है मंत्रिमंडल चुनाव की बात जो है 1937 में ही किया गया था, 1935 के अधिनियम के तहत ही, जिसमें 11 मंत्रिमंडल में यानी 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस के द्वारा जो है 8 प्रांतों में सरकार बनाया गया था, जिसमें से 6 में पूर्णतः बहुमत के साथ, 2 गठबंधन के साथ। ठीक है, आगे बताइएगा। किस अधिनियम के द्वारा जो है अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दे दी गई थी? 1935 के अधिनियम के तहत जो है अवशिष्ट विधायी शक्ति जो होती थी वो वायसराय को दे दी गई थी। तो 1935 के अधिनियम से रिलेटेड कई बात बताए हम, जैसे कि आपको बताए प्रांतीय स्वायत्तता, पहला चीज। दूसरी चीज बताया आपको केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, तीसरी बात क्या हो जाती है? तो 1935 के तहत जो है अधिनियम के तहत ही जो है ये जो है भारत से बर्मा को अलग किया गया था, यानी 1937 में क्या गया था? पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में 35 के अधिनियम के तहत थी। उसके बाद जो है क्या हुआ?
हाँ, वो तो बताया संविधान का जो है ब्लूप्रिंट कहा जाता है, 1935 के अधिनियम को ही कहा जाता है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था एक ऐसा कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ठीक है, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 के अधिनियम को ही कहा गया था, ठीक है। इसके साथ साथ और था एक अंबेडकर जी के द्वारा क्या कहा गया था, इसके बारे में बताते हैं, सुन लीजिए। मुझे इस संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगना है, ठीक है। एक थोड़ा सा वर्ड पकड़िएगा, अंबेडकर जी के पास पहुंच जाइएगा, क्योंकि संविधान को बनाने का काम किया है, तो वो कैसे क्षमा मांगे। तो 1935 के अधिनियम के बारे में जो है बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा कहा गया था कि मुझे इस आरोप के संबंध में जो है कोई क्षमा नहीं मांग रही है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर लिया गया था। यानी कहने का मतलब था कि ऐसा नहीं कि 1935 के ले लिए उसको, तो उसके बड़े भाग को पुनः उत्पादित किए हैं, पुनः उत्पादित किया, इसलिए इसके संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगना है। और अंबेडकर ये जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा गया था इसी को, ठीक है। और एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये 1935 के अधिनियम को ही कहा गया है। इसके साथ साथ बताना है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है, अभी तक आप पढ़ रहे थे भारत की वायसराय 1858 से, ठीक है। फिर जब अंतिम में पढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये कब हो गया बीच में, तो ये सिर्फ, और जो 1947 का जो है स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947, उसके तहत जो है फिर से भारत का वायसराय का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जिसके तहत जो है कौन हुए अंतिम, तो माउंटबेटन और भारतीय तो श्री राजगोपालचारी हो गए, ठीक है। जिसके तहत जो है ब्रिटिश संसद में जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस तिथि को पारित किया गया था, 18 जुलाई पारित करने की बात कर रहे हैं, यानी प्रस्तुत करने की, यानी प्रस्तावित कब किया गया था, ये बताना है कि किस तिथि को प्रस्तावित किया गया था। तो ये 4 जुलाई 1947 को जो है प्रस्तावित की गई थी, यानी प्रस्तुत किया गया था स्वतंत्रता अधिनियम को जो है ब्रिटिश संसद में। और इसे कब पारित किया गया, यानी कब जो है मतलब समझा गया कि यानी मान लिया गया, तो 2 सप्ताह बाद यानी 14 दिन बाद, तो 4 में 14 जोड़ेंगे 18 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई 1947 को यह जो है स्वीकृति मिल गई थी इसको, ठीक है। और आगे पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है कितने धाराएं थे, कुल धारा की संख्या, तो कुल जो है कितनी धारा थी, 20 धारा थी, 20 धाराएं थी इसके अंतर्गत, ठीक है। ये तो यहां तक इसमें छोड़ देते हैं। मिसलेनियस में जो है भारत में प्रथम महिला है, उसको एक नजर देख लेते हैं, 10 मिनट वो लगेगा, 10 दिन का करंट अफेयर्स है, आगे टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, 20-25 मिनट और चलेगा अभी, ठीक है। बताइएगा तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, थोड़ा सा मजाक लगा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगी। वर्तमान में भी महिला ही राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू है, यानी दूसरी महिला राष्ट्रपति हो गई, दूसरी महिला। आपको बताना प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हो जाएंगी, और दूसरी महिला कौन बनी थी, सुमित्रा महाजन बनी थी, ठीक है। यानी 2 महिला में भी बन गई है और 2 मतलब यानी लोकसभा अध्यक्ष भी, 2 राष्ट्रपति भी बन चुके हैं महिला में, ठीक है। आगे आपको बताना है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, बिल्कुल सही है। आपको बताना लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है, ठीक। आगे बताना है भारत की प्रथम महिला सांसद बताना है। तो देखिए, हम जानते हैं ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल सही है, बिहार जी सही बता रहे हैं, राधाबाई सुब्रायन हो जाएंगे, जो प्रथम जो है लोकसभा के यानी प्रथम जो है भारत प्रथम महिला सांसद जो है राधाबाई सुब्रायन। आप सीधा देखिए, नहीं याद होता, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, याद हो जाएगा। आप मन में इस चीज को सोच लीजिएगा, लोकसभा में यानी पहले संसद की हम बात करते हैं ना, तो संसद के लिए बनने के लिए महिला में कोई असाधारण महिला यानी कि साधारण महिला नहीं हो सकती है, तो राधाबाई आराम से याद रख सकते हैं, राधा तो याद रख सकते हैं ना, ठीक है। तो सीधा सीधा राधाबाई सुब्रायन हो जाएंगे, यानी सुब्रायन से संसद हो जाएगा राधाबाई सुब्रायन। प्रथम जो है संसद कौन हो जाएंगे, महिला संसद राधाबाई सुब्रायन। आपको बताना है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, ठीक है। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थे, जो कब बने थे,
1925 में। और 1925 के कौन सा अधिवेशन कहाँ में हुआ था? कानपुर अधिवेशन हुआ था। आपको बताना है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कब बने थे? 1917 में बने थे। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। अब जब इतनी बात की तो बता देना है आपको कांग्रेस के कुल कितने महिलाओं ने अध्यक्षता की थी? 3 महिलाएं। 3 में पहला कौन हो गए? एनी बेसेंट। दूसरा कौन हो गई? सरोजिनी नायडू। तीसरा कौन हो गई? नलिनी सेनगुप्ता। ठीक है, नलिनी सेनगुप्ता तीसरा हो गई। इस भी पूछा जाता है 17, 8, 25, 8, 33। ध्यान रखना है 17, 8, 25, 8, 33 यानी हाँ तीनों हो गया। पहला कलकत्ता कानपुर कलकत्ता। ध्यान रखना है कलकत्ता कानपुर कलकत्ता तीनों अधिवेशन जो थी महिला के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? कोई साहब होंगे? मीरा। ठीक तो है, इन्हीं का नाम तो है मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक तो है, उन्हीं का नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी जो है उन्हीं का पूरा नाम है। वैसे फातिमा बीबी पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी हो जाएंगे। और अगर उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो लीला सेठ हो जाएंगे, जो कि किस राज्य के उच्च न्यायालय के बने थे? हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, आगे आपको बताना देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन? तो अन्ना चांडी हो जाएंगे। सही है। अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला मिर्जा भनोट हो जाएंगे। सही है। आपको आगे बताना है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो आरती साहा हो जाएंगे इंग्लिश चैनल पार करने वाले। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम महिला, तो बछेंद्री पाल हो जाएंगे। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम महिला बछेंद्री पाल। और आपको आगे बताना है कि जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला भारतीय कल्पना चावला। तो आप जानते हैं भारत की महिला लोग क्या कल्पना ही कर सकती है कि हम अंतरिक्ष में भी जाएं। ठीक है, तो इसे ये ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन होंगी? कल्पना चावला हो जाएंगी। ठीक है, आगे आपको बताना है मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन ही हो जाएंगे। सही है। आगे भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी को कब नवाजा गया था भारत रत्न से? 1971 में नवाजा गया था भारत रत्न से इंदिरा गांधी को। आगे आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी हो जाएंगी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। सही है। आगे है आपको ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला, तो कोई पदक देखिए सीधे लिखा हुआ कोई पदक यानी कोनो पदक जीतने होगा क से कोई, क से कर्णम मल्लेश्वरी। सीधा से ध्यान रखना ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगे। सही है। जो कि कौन सा पदक जीते थे? भारोत्तोलन में कांस्य पदक। देखिए हम बताते हैं ना क से कर्णम मल्लेश्वरी, क से कांस्य, क से कोई भी पदक हो, ठीक है, वो जीतने का काम कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कुंज रानी हो जाएगी। कुंज रानी हो जाएंगी जिन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? कुंज रानी को जाना जाता है। सही है। हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन यानी वयोवृद्ध पुरुष भारत के दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। आगे बताना प्रथम महिला स्नातक जो कि प्रतिष्ठा से कामनी रॉय हो जाएंगी। कामनी रॉय हो जाएंगी। सही है, जो 1886 में। आगे बताना प्रथम महिला स्नातक कौन थी? तो कदामनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु हो जाएंगे। कदामनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु हो जाएंगे। ठीक, आगे बताना है प्रथम महिला फिजिशियन कौन थी? आनंदीबाई गोपालराव जोशी हो जाएंगे। प्रथम महिला फिजिशियन की बात की आनंदीबाई जो गोपालराव जोशी। प्रथम महिला सर्जन बताइएगा? प्रेमा मुखर्जी हो जाएगी प्रथम। आप देखिए ना डॉक्टर के नाम में आगे लगा हुआ रहता है मुखर्जी, है ना, समस्तीपुर में है मुखर्जी जी है। तो इसी तरह से जो है आप ध्यान रखेंगे प्रथम महिला जो है सर्जन की बात करते हैं तो प्रेमा मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, और डॉक्टर सबका स्वभाव भी उसी तरह से रहता है तो नाम जैसा है प्रेमा मुखर्जी। ठीक है, आगे बताना भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल। ठीक है, हरिता कौर दयाल जो है ये वायुसेना में प्रथम महिला पायलट बनी है। आगे बताना है प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन थे? तो अब दुर्वा बनर्जी बोलेंगे। सही है। ठीक है, आगे बताना अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला अभी जस्ट बताए थे कल्पना चावला गए थे। ठीक है, आगे बताना ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया हो जाएंगे। सही है। आगे बताना ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव। ठीक है,
यानी लीला करने, ओलंपिक में शामिल होने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद करने के लिए कुछ कर लीजिए। देखिए है बहुत आसान चीज लेकिन बहुत मुश्किल भी है। ठीक है, अभी बहुत लोग होंगे जिनको पता चल रहा होगा कि बहुत सारा चीज है, ऐसे ही बार बार पढ़ रहे होंगे तो लग रहा होगा कि जो आ रहा है, लेकिन अगर एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन क्या है, सब समान ही नजर आता है। आगे बताना है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री, तो नरगिस दत्त हो जाएंगी, नरगिस दत्त। आगे बताना, दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला प्रतिमा पुरी, प्रतिमा पुरी हो जाएंगे। ठीक है, जो समझ, जैसे अमरीश पुरी जानते हैं ना, उसी तरह से प्रतिमा पुरी समझिएगा। सीधा से दूरदर्शन पे जो है काम करने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगे, प्रतिमा पुरी हो जाएंगे। आगे बताना है, ओलंपिक बैडमिंटन में जो है कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल हो गए ना। ठीक है, आगे बताना, प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थे, चोकीला अय्यर थे, सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। आगे बताना, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला, तो देखिए 2 लगातार 2 ओलंपिक में, तो हाल फिलहाल में ही इनका 2 पूरा है, पीवी सिंधु हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम महिला अवनी लेखारा जी, अवनी लखेरा इस बार जो है जीती है, शूटिंग में जीती है, सही है। आपको बताना, एशियाई में जो एशियाड में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कुश्ती में जो है विनेश फोगाट। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है, डॉक्टर अमृता पटेल। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला जो है डॉक्टर अमृता पटेल हो जाएंगे, जो कब 1992 हो। ठीक है, आगे बताना, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में जो है ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला, ट्रैक की बात करते हैं, दौड़ने का काम उषा, पीटी उषा की बात कर रहे हैं, तो पीटी उषा उड़न परी की बात करते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, पूरा अपने आंसर दे लीजिएगा। देखिए, कहना व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला पीटी उषा। ट्रैक पर क्या होता है, लोग दौड़ता ही है ना। ठीक है, बस वही चीज है, पीटी उषा। कल जो है भारत में प्रथम पुरुष आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, और आगे उधर संविधान सभा का दूसरा टॉपिक, यानी जो है संविधान में दूसरा टॉपिक पढ़ लीजिएगा। आगे आप लोग का भी होमवर्क बहुत सारा रहता होगा, मिलता है ना, आप लोग उसी लाइए ना। इसमें 1 जनवरी से 10 जनवरी तक, अच्छा इसको पूछ देते हैं लास्ट में, 1 जनवरी से 10 जनवरी तक पढ़े होंगे 2023 का करंट। नहीं पढ़े, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, जो जरूरत का चीज है। क्या अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर 22 चल रहा है, कोई बात नहीं, उसको ले चलते हैं आगे। कल से जो है ना इसको जनवरी में कन्वर्ट कर देंगे, और आप लोग को लास्ट में बताएंगे कि इसको क्या सीरीज चला रहे हैं। एक सीरीज स्टार्ट किया, अभी ही जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए। ठीक है, एक सीरीज है जो कि होमवर्क सीरीज है। ठीक है, जो स्टार्ट किए, ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार दरोगा के लिए, ठीक है, तो उन सभी का रिक्वेस्ट था जिसके कारण स्टार्ट करना पड़ा है, जो कि स्टार्ट हो गई लगभग। अभी वो पेड ग्रुप करके है, ठीक है, जिसमें पर डे टेस्ट भी होती है। आज जो टॉपिक आप लोग को बता रहे हैं, पहला टॉपिक आप देखेंगे जो भारतीय संवैधानिक का विकास का जो कार्यक्रम है, जो कैसे कैसे बढ़ा है उस चीज को। दूसरा टॉपिक इसी में था, भारत में प्रथम महिला। और तीसरा टॉपिक था 1 से लेकर 10 जनवरी तक, ये 3 टॉपिक मात्र है। और तीनों से रिलेटेड जो है 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो है ऑनलाइन टेस्ट आज सुबह में हो गई है। ठीक है, जिनको टेस्ट देना होगा आप लोग जाइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, SMC समस्तीपुर, आप उसमें मई मंथ में जाइएगा। मई मंथ में टेस्ट जो है वो फ्री है, आप मई मंथ में जाइएगा, फ्री कंटेंट में दिखाई देगा, फ्री टेस्ट में आप यही टॉपिक दिखाई देगा, आप वहां से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कितना क्या सुने। ठीक है, इस चीज पे फोकस करिएगा, वो टेस्ट दे लीजिएगा। और इसका PDF या ग्रुप जो भी है, हम विशेष नहीं कहेंगे आप लोग को कि ज्वाइन ही करिए, हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ के जो भी लोग हैं जहां तक हो पाए कॉपरेट करके ले चले सभी लोग को। लेकिन उसमें क्या है कि टाइप वगैरह करवाना पड़ता है, जिसका एप्लीकेशन का मेंटेन है, इसलिए बाकी लोग से जो है 49 रुपये लेना पड़ा है। ठीक है, आप लोग को ग्रुप डिस्कशन करवा के हम कंप्लीट करवाते जाएंगे टॉपिक वाइज, जब तक है कोशिश करते हैं कंप्लीट करने का। ठीक है, अभी वैसे करवाते अलग से ही, लेकिन कहे नहीं इस बैच में अभी चल रहा है, उससे भी क्यों होगा ही, तो चलो बढ़िया से करवा ही देते हैं। ठीक है, इसलिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा जो होमवर्क है इसी चीज को आगे फुलफिल करने का। जो लोग जिनको ज्वाइन करना होगा ग्रुप, कुछ नहीं करना है, 49 रुपये का जो है नंबर है, आप YouTube से नंबर ले लीजिएगा, आप उस नंबर पे जो है फोन पे या गूगल पे कुछ भी करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, नाम लिख के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको PDF भी मिल जाएगी, उसका लिंक भी मिल जाएगा टेस्ट का, आप जाके टेस्ट भी ले लीजिएगा। डेली बाय डेली जो है ना GK GS का ये अचूक तरीका है सही करने का। आप गौर से अगर सोचेंगे इस चीज पे, तो आप देखिए पहली बार तो टॉपिक इस चीज को आप पढ़े,
फिर ऑब्जेक्टिव उसका टेस्ट दिए, 2 चीज हो गया। तीसरी चीज, इसी चीज का अगर डिस्कशन हो जाता है, 3 चीज हो गया। चौथा चीज, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप ये देख सकते हैं सही गलत कौन सा हुआ नहीं हुआ, उसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, तो आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके बहुत बेहतर हो जाएगा। जिनका जीके जीएस कमजोर है खास करके, वो लोग जरूर कीजिएगा इस चीज को फॉलो। बाकी बैच में जो होमवर्क मिलता है उस चीज को भी कंप्लीट करिए। इसलिए कंप्लीट करिए क्योंकि कम समय में बेहतर तैयारी आपको करना है। जितना पढ़ेंगे कम ही समय में पढ़ना है, बेहतर हो जाएगी। अब पहले वाला समय नहीं रहा, जो 7वां चरण वाली बात है वो तो रहा नहीं। आपको मेहनत करना है और मेहनत करके नौकरी लेना है, ठीक है। और जीके वो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। और एक चीज जान लीजिए, जिन लोग के मन में ये चीज आ रहा होगा कि जीके जीएस या मैथ का कॉम्बिनेशन जो है, यहाँ भले ही सेट में जो भी चला है क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये जान लीजिए जीके जीएस की संख्या ही ज्यादा रहेगा क्योंकि बीपीएससी का अपना सोच है, ठीक है। और आप देख रहे हैं बीपीएससी अधिकारी बनाता है, एग्जाम लेता है, मैथ रीजनिंग मिला के 10 गो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 150 में 10 क्वेश्चन है। आप लोग का भी सिलेबस 150 क्वेश्चन का ही दिया है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसलिए हेडमास्टर का भी था शायद, उसमें 100 क्वेश्चन था एचएम वाला में, उसमें भी 150 क्वेश्चन था, उसमें भी 20 के आसपास था। हाँ, तो नहीं तो हम क्या बता रहे हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पूछने का कारण है ना, इस चीज पर डिस्कस अभी कर देते। नहीं पूछने का एक ही सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप देखिए, आप तो एक तो बीएड करके आए हैं, सभी लोग पढ़ के आए हैं, दूसरी चीज आप सीटेट भी पास कर चुके हैं, तो 2-2 बार उस चीज को तो आप जान ही रहे हैं, तो बार बार एक ही चीज को क्यों पूछेगा वो, ठीक है। और उस चीज को आप बच्चे को पढ़ाने में, आप कॉलेज किए हैं, आप पढ़ाने का सेशन आपको मिला है, सब कुछ वहां पे मिल गया है, तो उस चीज की उसे कोई जरूरत नहीं है। आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करना है, और मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग यानी अपने अतीत को जब तक नहीं जानेंगे, यानी इतिहास की बात है, आर्ट सेक्शन की बात है, जब तक उस चीज को नहीं समझेंगे क्या क्या कैसे हुआ और इस चीज को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैथ रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा कम ही रहेगा, जीके जीएस पे विशेष फोकस करिएगा, सभी सेक्शन को लेके चलिएगा। देखिए एंशिएंट का विशेष नहीं रहेगा, मॉडर्न और मिडाइवल ये तो रहेगा भले ही एंशिएंट भी, लेकिन मॉडर्न मिडाइवल ज्यादा करके रहेगा, क्योंकि राजनीतिक काल जो होता है, यानी राजनीतिक पीरियड जो होती है, यानी आंदोलन का जो कर्म होता है, उससे क्वेश्चन हर हाल में आता है। एक टॉपिक करके भी तो दिया हुआ है आप लोग के नोटिफिकेशन में, कुछ राष्ट्रीय आंदोलन करके दिया हुआ है ना, बस राष्ट्रीय आंदोलन करके खास करके अलग से दिया हुआ है, उसके बाद फिर से एसएसटी को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसलिए सभी चीजों को थोड़ा सा बारीकी से पढ़िएगा, और मैथ रीजनिंग भले ही कम ही क्यों न रहे, आपको आना पूरा चाहिए। अगर 20 क्वेश्चन भी पूछता है तो 20 क्वेश्चन वही मेरिट भी डिसाइड करेगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। जो लोग जनरल कंपटीशन के पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका तो स्ट्रांग थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही है, जो नहीं कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो वो सभी लोग भी कोशिश करिएगा इस चीजों को मेंटेन करें, ठीक है। तो इसलिए जिनसे पॉसिबल हो तो आप लोग कोशिश करिएगा इस चीजों को कंटिन्यू करें, बाकी अगर दिक्कत होगा लास्ट में हमसे मिलकर बात कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं करंट में। अभी 1 जनवरी से 10 जनवरी 10 दिन का करंट है, एक बार देखते हैं फटाफट। पहला बताइएगा जो है, यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा के रूप में जो है अपनाने वाला 20वां देश जो है कौन बना है? क्रोएशिया बना है। आप लोग को बताना है क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जागरेब है, बिल्कुल सही है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जागरेब हो जाएगी, सही है। जो है यूरो को जो है 20वां देश बना है अपनाने वाला, ठीक है। यूरो करेंसी है जो कि यूरोपीय देशों की जो है करेंसी है, ठीक, जो कि एक साथ जो है सभी देशों ने अपनाया था। कब? 1999 में ही, 1999 में ही जो है 1999 2000 भी देता है, आप देख लीजिएगा। हाँ, जिसमें 17 देश, 20वां देश बना है क्रोएशिया। आगे आपको बताना है जो है कहां में जो है केंद्र ने जो है कहां में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दिया है। कलासा बंडूरी परियोजना जो है ये कर्नाटक की परियोजना है, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया गया। आगे बताना है चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का जो है स्टेट आइकॉन चुना है। तो मैथिली ठाकुर आप सभी जानते हैं बिहार के, तो बिहार का स्टेट आइकॉन किसे चुना गया है? मैथिली ठाकुर को। और मैथिली ठाकुर को ही शायद जो है खादी का ब्रांड, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मैथिली ठाकुर को ही बनाया गया है। आगे आपको बताना है कि जो है, हाँ, पहले पंकज त्रिपाठी थे, उनके बाद ये आए, ठीक है। आगे बताना है आपको डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है 2023 में मनाया है? 1 जनवरी। तो जो डीआरडीओ के द्वारा जो मनाया गया है 65वां मनाया गया है, और डीआरडीओ का स्थापना है 1 जनवरी 1958। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का स्थापना हुआ था।
आगे बताना है, रेलवे ने जो है कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जित करने का जो है अपना लक्ष्य यानी हासिल किया है? तो शून्य कार्बन 2030 तक हो जाएगा। रेलवे के द्वारा शून्य कार्बन जो उत्सर्जित करने का लक्ष्य जो है 2030 तक निर्धारित किया गया है। आगे आपको बताना है 108वीं जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? नागपुर में हो जाएगा। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है नागपुर में किया गया है। आगे आपको बताना है किस राज्य सरकार ने जो है मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण करने का काम किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये जो है असम के द्वारा किया गया। हवा महल जयपुर का है, राजस्थान जा रहे हैं। मटिया बाग हवा महल की बात करते हैं, असम हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है किस राज्य ने जो है दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज करवाई है? बेरोजगारी दर्ज करवाई है हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा के द्वारा जो है सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज करवाई गई है। आगे आपको बताना है किस राज्य में जो है बॉल ऑफ पीस म्यूरल बना है? ठीक है, ये कहां बना है? तो केरल में बना है। बॉल ऑफ पीस म्यूरल कहां बना है? तो ये जो है केरल में बना है। सही है। आगे आपको बताना है खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो है कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगा? तो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो है 1 वर्ष जो है मुफ्त चावल प्रदान करने का काम जो है कौन राज्य सरकार के द्वारा? ये जो है ओडिशा के द्वारा जो है ओडिशा के द्वारा हो जाएगा। आगे आपको बताना है किस राज्य ने जो है मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल होगा। दीदी ममता बनर्जी फेमस है। ठीक है, थोड़ा सा इससे देखिए होता क्या, कहीं कहीं पे लॉजिक का भी यूज करना है। तो ठीक है, तो दीदी सुरक्षा कवच अभियान की शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल में की गई है। आगे बताना है विश्व में जो है कहां में जो है विश्व का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो केरल हो जाएगा। तार के पत्तों का जो है पांडुलिपि संग्रहालय जो है केरल में खोला गया है। आगे बताना है भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो जापान को छोड़कर जो है, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा। आगे आपको बताना है पशुओं के लिए जो है भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो गुजरात में, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? परनेश एम बने हैं। 69वें ग्रैंड मास्टर परनेश एम बने हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? एशियाई प्रांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह के द्वारा संभाले हैं। आगे आपको बताना किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है, जो कि अब तो बंद भी कर दिया गया है? जातीय जनगणना की बात करते हैं, बिहार सरकार। ठीक है, आगे बताना है किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो है अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यानी अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो है अगले हाउस अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो जो है केविन मैककार्थी को चुना गया है। केविन मैककार्थी को चुना गया है। ठीक है, आगे बताना है आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की जो है पहली बैठक कहां आयोजन किया गया है? फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन जो है कोलकाता में की गई है। बताना है आपको सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? जालना तथा नागपुर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जो है 2021 के लिए 2023 में दिया गया है, जो कि किसको जालना तथा नागपुर को दिया गया है। आपको बताना है किसे जो है किस रेलवे स्टेशन को फसाई से जो है ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? ये वाराणसी कैंट को मिला है। वाराणसी कैंट को मिला है। फसाई से जो है ईट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है वाराणसी कैंट को। आगे बताना है चेरचेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? चेरचेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ठीक है, तो चेरचेरा महोत्सव जो है ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया, बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़। आगे आपको बताना है जो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किसे किया जाएगा? DY चंद्रचूड़, बिल्कुल सही है। DY चंद्रचूड़ को जो है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बताना है उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो उस्मानाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र का पड़ता है। सही है। आगे बताना है 9 जनवरी को जो BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? चेतन शर्मा बने। सही है। आगे आपको बताना है 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व हास्य दिवस यानी ठहाका दिवस भी 10 जनवरी को भी मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को पेशेवर टेनिस से जो है संन्यास की घोषणा की है? तो पेशेवर टेनिस से घोषणा संन्यास की है सानिया मिर्जा की है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रह जाता है। ठीक है।